हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइट। और इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होने वाला है। लाइट क्या होती है ये तो हम सब जानते हैं। हमारे आसपास हर जगह लाइट होती है। जैसे सन से लाइट मिलती है, हमें बल्ब से लाइट मिलती है, स्टार से लाइट मिलती है। इन सारी चीजों से और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है। लाइट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज भी होते हैं। जैसे आप देखें, ये जो कैट है वो अपनी इमेज देख रही है एक मिरर में। आप भी रोज सुबह सुबह देखते होंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने जैसी ही इमेज मिरर में देख पाते हैं। जैसे आपने रेनबो देखा होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। आपने देखा होगा कि रात को तारे चमकते हैं। सनराइज या सनसेट के टाइम पे स्काई जो होता है वो रेड हो जाता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनाज होते हैं लाइट से रिलेटेड। उन सबको इस चैप्टर में हम समझेंगे कि वो कैसे होते हैं। लाइट के बारे में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। वन टर्म इज रिफ्लेक्शन एंड अनदर टर्म इज रिफ्रैक्शन। आप ध्यान से देखें, सुनने में सेम जैसे लग सकते हैं बट अलग है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ विल सी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जब लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ लॉज को फॉलो करती है, कुछ नियम्स को फॉलो करती है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हम देखेंगे। तो एक्चुअली दो लॉज होते हैं, दो लॉज। पहला जो लॉ होता है वो क्या है, देखें हम, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? तो पहले मैं लिख देता हूं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in same plane, lie in same plane। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, एक ही प्लेन में। ये जो पॉइंट है इसको समझने के लिए एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको और समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम देखें आप। ये जो बॉटम वाला सरफेस है ना, ये एक्चुअली मिरर है। ये हमारा मिरर है, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए कि इस मिरर को जो है हम अलग एंगल से देख रहे हैं, दूसरी साइड से देख रहे हैं। तो ये हमारा मिरर है। अब देखिए इंसिडेंट रे आया, रेड कलर में, और ये रिफ्लेक्टेड रे टकरा के चला गया। बीच में ब्लू से नॉर्मल बना हुआ है, नॉर्मल। आप देखें ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम? जैसे मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप देखो ये जो तीनों लाइंस हैं, रेड ब्लू एंड ग्रीन, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। तो फिर इस डायग्राम में भी आप देख सकते थे। अब देखो ये जो तीनों व्हाइट लाइंस हैं, तीनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, वो तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है। तीनों कंप्यूटर के स्क्रीन के प्लेन में आ रही है, तो तीनों एक ही प्लेन में, ठीक। यही लॉ है। जो दूसरा लॉ है वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला लॉ कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा लॉ को हम लिख सकते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो बराबर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, दोनों बराबर होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस से 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री पे ये इंसिडेंट रे आती है, नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाती है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी नॉर्मल के साथ 30 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30, दोनों बराबर। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 45 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 डिग्री होगा, दोनों बराबर होते हैं,
लेट्स डू दिस सिंपल क्वेश्चन। ये एक मिरर है, आप देख सकते हैं, और एक लाइट रे मिरर को ऐसे हिट करती है और यहां पे एंगल बनाती है 40 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है हमें पता है, वो कितना होगा इस केस में वो निकालना है। ऑल्सो ड्रॉ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे को बनाना भी। यहां पे क्या करेंगे हम, देखो बहुत सिंपल है। जब भी इंसिडेंट रे आपको दिया हो और रिफ्लेक्टेड रे आपको बनानी हो तो सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल, तो सबसे पहले मैं यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा। तो नॉर्मल कैसे बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वहां पे नॉर्मल बनता है और मिरर के परपेंडिकुलर। ठीक, अब आप देखें ये जो एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्लियरली आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस 40, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो जाएगा दैट विल बी 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो दैट इज 50 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा 50 डिग्री हो गया। ठीक, अब ये जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, हमें पता है कि वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, और ये जो एंगल यहां पे बनेगा यही कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो हमें पता है बाई फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर बाई सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने सेकेंड लॉ पढ़ा है उससे हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। इसका मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो 50 डिग्री होगा। सही है, वेरी सिंपल। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर लाइट रे ऐसे आती है तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाती है हमें पता है, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी एक सिचुएशन देखते हैं। सपोज करो लाइट रे जो ऐसे आती है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे जो कि एक्चुअली मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये मिरर से टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी ये यही बताना है। तो क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर परपेंडिकुलर। ये लाइट रे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे मिरर को हिट कर रही है, तो इसका क्या होगा, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, कैसे सोचेंगे। देखो जैसा मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें नॉर्मल बनाना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो यहां पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे मिरर के, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये तो ये हमारा नॉर्मल होगा। समझ रहे हैं आप। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है, वो नॉर्मल के लॉन्ग ही आया है। ठीक है, तो यहां पे व्हाट डू यू थिंक विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोलेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो यहां पे इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, आपको क्या लगता है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो हम यहां पे बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0। ठीक है, तो आपको क्या लगता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो भी 0 होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो लाइट रे है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी ताकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो। इसका मतलब वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि वो इसी पाथ के लॉन्ग वापस चली जाएगी। वो लाइट रे ऐसे आएगी नॉर्मल के लॉन्ग और फिर उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। तो यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0। तो ये जो सिचुएशन होती है बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती है। अगर लाइट रे मिरर के परपेंडिकुलर आती है तो वो अपने ही पाथ पे वापस चली जाती है। इफ लाइट रे हिट्स मिरर perpendicular to surface, it is reflected back along the same path, along the same path। और इस केस में हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है दोनों 0 के बराबर होते हैं। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो देखो क्या मतलब होता है इसका, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जैसे आप सपोज करो यहां पे हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस है, जैसे कि प्लेन मिरर या कोई और भी स्मूथ सरफेस हो सकता है,
और यहां पे जो हमारे पास सरफेस है ये बहुत ही रफ है, आप देख सकते हो बिल्कुल ही गड्ढे वड्ढे हैं उसमें, बहुत ही रफ टाइप का सरफेस है। ओके, आप सोचो कि दोनों केस में पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और इस सरफेस पे टकरा रही है दोनों केस में, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होगा। क्या लगता है आपको इन दोनों केसेस में जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? देखो मैं आपको बताता हूं, इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज कुछ इस तरीके की होंगी। देखो ये जो है वो फ्लैट और स्मूथ सरफेस है, तो इसमें सारी लाइट रेज जो आएंगी वो एक सिस्टमैटिक वे में रिफ्लेक्ट होंगी। लाइट रेज आई थी तो पैरेलल थी, और जब रिफ्लेक्ट होंगी तो भी पैरेलल रहेंगी। लेकिन इस केस में जब लाइट रेज आई थी तो पैरेलल थी, लेकिन अब वो रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चल जाएंगी, क्योंकि यहां पे ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ। तो ये जो रिफ्लेक्शन है यहां पे, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर आप नाम से ही समझ सकते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, दिस इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को कई बार इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कई बार इसको स्कैटरिंग भी बोलते हैं। स्कैटरिंग बोलने का क्या मतलब है? स्कैटरिंग का मतलब होता है छितरा जाना। तो यहां पे आप देख सकते हैं जो लाइट रेज आती है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो गई है, ठीक, जबकि इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सरफेस जो कि स्मूथ है और यहां पे ये सरफेस जो कि क्लियरली रफ है, तो इन दोनों में कैसा रिफ्लेक्शन होगा? तो क्लियरली आप समझ जाएंगे, क्या समझ जाएंगे कि इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, राइट, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और इसमें कैसा रिफ्लेक्शन होगा? इसमें डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। एक चीज और आप यहां पे देख सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यहां पे बहुत ही गंदा सा रिफ्लेक्शन हुआ है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, मतलब ये वाला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि इस केस में तो ये लॉ वैलिड है, लेकिन इस केस में ये जो लॉ है वो वैलिड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो हमेशा वैलिड होता है, एंड दिस इज वैलिड इवन इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, इसमें भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। देखिए थोड़ा सा समझना इसको, हालांकि डिफिकल्ट हो सकता है। पहले इस केस पे आप ध्यान दें, इस पे आप देखें, ये जो रे आ रही है पहले वाली, उसके लिए ये सरफेस है, दूसरी वाली जो रे आ रही है उसके लिए भी वही सरफेस है, इंसिडेंट सरफेस। सब रे के लिए वही इंसिडेंट सरफेस है। तो पहले वाले के लिए अगर मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो ये नॉर्मल बनेगा, दूसरे वाले के लिए नॉर्मल उसके पैरेलल इस तरह से बनेगा, तीसरे वाले के लिए नॉर्मल उससे पैरेलल कुछ इस तरीके से, ये चौथे वाले के लिए, पांचवे वाले के लिए। तो सबके लिए आप देख सकते हैं नॉर्मल कैसे बना है, ठीक है, सारे नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और क्योंकि ये सारे इंसिडेंट रेज भी पैरेलल हैं, तो सबका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो भी सेम होगा। आप समझ होंगे, सबके लिए सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सेम आई, ठीक है। तो सब के लिए सेम आई है, तो अब सब जब रिफ्लेक्ट होंगे तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी सेम होगा, सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सब एक सिस्टमैटिक वे में रेगुलर फैशन में इस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। इस केस में लेकिन आप देखें, थोड़ा ध्यान दें, ये जो पहली रे है उसके लिए अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ये होगा, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। जैसे ये लास्ट वाला रे देखिए, अब यहां पे जो नॉर्मल होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो इसके पैरेलल नहीं होगा, इस यहां पे नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि सरफेस भी थोड़ा टेढ़ा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो यहां पे आई अलग हो गया, आई अलग हो गया, ये आई अलग है और ये आई अलग है, ठीक है। तो आर भी अलग हो जाएगा और वो इस डायरेक्शन में चला गया। जैसे ये वाला आप रे देखें, इसके पहले वाला, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं सरफेस में नॉर्मल बनाऊं तो वो इंसिडेंट रे के लॉन्ग ही आ जाएगा, इंसिडेंट रे के लॉन्ग ही हो जाएगा। तो यहां पे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो जीरो हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो जो लाइट रे है वो तो बाउंस कर जाएगी इसी बात पे, तो इस तरह से लाइट चलेगी। तो आप देख सकते हैं इस केस में हर जगह पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो अलग अलग है, डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस।
तो जो रेज है वो अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। शायद आपको क्लियर हुआ हो। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको एक दो बार और देखना चाहिए इसको अच्छे से समझने के लिए। बट द गुड थिंग इज कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिजिक्स में जनरली ऐसा ही होता है कि जो चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से होती हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। एंड बिलीव में ऐसा होता ही है, यहां पे भी ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे देखें आप, एक खूबसूरत सी लेडी प्लेन मिरर में अपना इमेज देख रही है। ये काम हम लोग रोज ही करते हैं, लड़कियां थोड़ा ज्यादा करती हैं। बट एनीवेज, तो अब हम यही देखना चाहते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी और आसपास की बाकी चीजों की इमेज क्यों दिखाई देती है या कैसे दिखाई देती है, वही हम यहां पे देखना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए हमने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ प्लेन मिरर। ओके, ठीक है। पर उसको देखने से पहले हम कुछ पुरानी बात याद करेंगे। चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम। ठीक है, सपोज करो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से लाइट रेज निकल रही होंगी हर डायरेक्शन। और मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी दो तरीके का हो सकता है। ल्यूमिनस, अगर ये ल्यूमिनस होगा जैसे बल्ब, तो इसकी अपनी लाइट निकल रही होगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर ये नॉन ल्यूमिनस होगा तो ये इसकी अपनी लाइट नहीं होगी। तो फिर ये कैसी लाइट होगी? किसी दूसरे बल्ब या सन या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से इस पे लाइट गिर रही होगी और फिर ये ऑब्जेक्ट उस लाइट को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बट इन एनी केस अगर ये ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस है हो या नॉन ल्यूमिनस हो, इससे डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट रे निकल रही होगी। फिर हमें ये दिखाई कैसे देता है? वेरी सिंपल। मान लो यहां पे हम खड़े हैं और हमारी आई यहां पे लोकेटेड है, तो इससे निकलने वाली जब कोई लाइट रे स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए हमारे आंख में जाती है तब हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सही है? अगर हम यहां नहीं खड़े होते, बल्कि सपोज करो अपन यहां खड़े होते, यहां पे आई होती हमारी, तो कोई दूसरी लाइट रे हमारी आंख में आ रही होती है, जैसे कि शायद ये लाइट रे हमारे आंख में आ रही होती है स्ट्रेट ट्रेवल करते हुए। ठीक है, तो फिर से हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हमें कोई ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब उससे निकलने वाली लाइट रे हमारे आंख में जाती है। ओके, अब हम प्लेन मिरर की तरफ बढ़ते हैं। ओके बच्चों, देखो ये एक रूम है बहुत अच्छा सा, आप देख सकते हो, और यहां पे टोपी ओपी पहन के आप स्टाइल में खड़े हो। तो आप जब यहां पे खड़े हो तो आपको रूम की सारी चीजें दिखाई देंगी। आप ये टेबल देख सकते हो, ये सोफा देख सकते हो, ये टेबल देख सकते हो, ये बल्ब देख सकते हो, ये पेंटिंग देख सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो। तो मेरा सवाल यहां पे ये है कि आप ये सारी चीजें कैसे देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? तो आई एम श्योर आपका जवाब बहुत सिंपल सा होगा, अपनी आंखों से। आप बोलोगे कि मैं आप सारी चीजें जो हैं वो अपनी आंखों से देख पा रहे हो। सही बात है, बिल्कुल, आप अपनी आंखों से सारी चीजें देख पा रहे हो। बट यहां पे एक छोटा सा कैच है। क्या कैच है? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं, इस रूम में लाइट्स ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा। तब क्या आप इन सारी चीजों को देख पाओगे? अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो रूम में अंधेरा हो जाएगा, तो क्या आप सारी चीजों को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आंख तो अभी भी आपकी वैसी की वैसी ही है, तो फिर अब आप चीजों को क्यों नहीं देख पा रहे हो? आप समझ रहे हो बड़ी बात? इसका मतलब यह है कि सिर्फ आंख का होना सफिशिएंट नहीं है चीजों को देखने के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइट शुड बी देयर फॉर थिंग्स टू बी विजिबल। मतलब लाइट का होना जरूरी है, तभी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। समझ रहे हो अपनी बात? लाइट का होना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़े टेक्निकल डिटेल में जाएंगे। आप देखो, इस बल्ब की बात करते हैं, ठीक है? तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि ये बल्ब हमें कैसे दिखाई देता है। देखो, ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है। ये ग्लो कर रहा है तो क्या होगा कि इससे लाइट निकलेगी। ठीक है, हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि इससे लाइट निकलेगी इस तरीके से। ठीक है, लाइट निकलेगी हर डायरेक्शन में इस बल्ब से।
अब इससे जो लाइट रेज निकल रही हैं, उनमें से कुछ लाइट रेज हमारी आंखों तक भी पहुंचेंगी इस तरीके से, ठीक। तो जब इस बल्ब से लाइट रे हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमें यह बल्ब दिखाई देता है। वेरी सिंपल। इस बल्ब से लाइट रेज निकलती है, इससे निकलने वाली लाइट रे जब हमारी आंख में जाती है तो हमें यह बल्ब दिखाई देता है, ठीक। तो जब लाइट नहीं होती है, जब ये बल्ब ऑफ हो जाता है, तो इससे कोई लाइट रे नहीं निकलती है, और लाइट रे नहीं निकलती है तो हमारी आंख तब भी नहीं पहुंचती है, तो हमें ये दिखाई नहीं देता है। तो आप समझ में आ गई होगी आपको बात कि इस बल्ब को देखने के लिए लाइट का होना भी जरूरी है, लाइट का होना जरूरी भी है, और आंखों का होना भी जरूरी है। इस बल्ब से निकलने वाली लाइट जब आंखों में जाती है तो यह बल्ब दिखाई देता है, ठीक। चलो, ये तो इस बल्ब की बात हो गई। अगर हम इस बल्ब की बात करना चाहें तो भी वही लॉजिक होगा, इससे लाइट रेज निकलेंगी, उससे निकलने वाली कोई लाइट रे हमारी आंख तक आएंगी, तो हमें ये बल्ब दिखाई देगा, ठीक। अब जैसे इस सोफा की बात करते हैं, सोफा, ये सोफा भी अभी आपको दिखाई दे रहा है। ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? क्या जो चीज इस बल्ब के साथ हो रही है वही इस सोफा के साथ भी हो रही है? क्या सोफा से भी लाइट रेज निकल रही हैं जो हमारी आंख तक आ रही है? नहीं। आप समझ सकते हैं, ये सोफा कोई लाइट इमिट नहीं कर रहा है, इसलिए इससे निकलने वाली कोई लाइट हमारे आंख तक नहीं आ रही है, तो फिर ये सोफा क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। जैसे ये जो बल्ब है ये लाइट इमिट कर रहा है, इससे निकलने वाली कुछ लाइट रे जो है वो सोफा पे जाके गिरेगी, सोफा पे जाके गिरेगी, कई सारी लाइट रे इस सोफा पे जाके गिरेगी। सोफा क्या करता है, इसमें से कुछ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक। और ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होती है वो हमारे आंख में जाती है, और जब ये हमारे आंख में जाती है तो हमें ये सोफा दिखाई देता है। समझ रहे हो बड़ी बात? जैसे ये जो टेबल है ये भी हमें कैसे दिखाई दे रहा है, इससे कोई लाइट रे नहीं निकल रही है, ठीक है। ये बल्ब नहीं है कि इससे कोई लाइट रे निकले, ठीक है। लेकिन इस बल्ब से इस पे कुछ लाइट रे आके गिर रही है, और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारे आंख में जाती है तब हमें ये टेबल दिखाई देता है। आप समझ रहे हो बात? तो इस बात को हम यहां पे लिख सकते हैं कि वी सी एन ऑब्जेक्ट when light rays from that reaches to our eyes। सही बात है। the light ray may be either objects सेल्फ लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट। तो जो बात मैंने आपको बताई है वो यहां पे लिखी हुई है। अब यहां पे ये जो बल्ब है जो अपनी लाइट निकालता है उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद निकालता है, और ये जो सोफा है जो अपनी लाइट नहीं निकालता है बट दूसरे की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की हम डिफिनीशन भी लिख सकते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स विच emit light of their own। ठीक है, जो अपनी लाइट इमिट करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट, या सन। सन जो होता है वो भी लाइट इमिट करता है, पता ही आपको। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन लिख सकते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑब्जेक्ट्स which reflect light from other sources। सही बात है।
दे डू नॉट emit light of their own। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे ये सोफा हो गया, ये टेबल हो गया, ठीक है, ये पेंटिंग हो गई, ये सारी चीजें नॉन ल्यूमिनस सोर्स के एग्जाम्पल है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो मैं आपको यहां पे देता हूं। ये जो सन होता है हमारा, वो एक्चुअली ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। और ये जो मून होता है हमारा, जिसको हम रात में देखते हैं, चंदा मामा, वो नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है। नॉन ल्यूमिनस कैसे आप देख सकते हो, सूरज जो है वो अपनी लाइट इमिट करता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, सूरज अपनी लाइट इमिट करता है, वो लाइट हम तक अर्थ पे पहुंचती है, ठीक, तो हम सूरज को देख पाते हैं, ठीक। तो सूरज अपनी लाइट इमिट कर रहा है, इसलिए वो कैसा सोर्स हो गया, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक। अब मून जो होता है उसकी अपनी लाइट नहीं होती है, उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती है, सन की लाइट मून पे आती है, वैसे ही जैसे अर्थ पे आ रही थी, सन की लाइट मून पे आती है, मून क्या करता है, उसमें से कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और अर्थ की तरफ भेज देता है, ठीक। तो रात को यही लाइट हमें दिखाई देती है, ठीक। तो मून से जब अर्थ तक लाइट आती है तो हम मून को रात को देख पाते हैं, लेकिन मून से जो लाइट आ रही है वो उसकी खुद की लाइट नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक। इसलिए जो मून है वो कैसा सोर्स हो गया, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। लाइट के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने लोअर क्लासेस में पढ़ी हैं, थोड़ा सा उसको रिकॉल कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे आपने पढ़ाई होगा लोअर क्लासेस में कि एनर्जी बहुत तरीके की होती है, जैसे साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, विंड एनर्जी, तो बहुत तरह की एनर्जी होती है। वैसे भी लाइट एक तरीके की एनर्जी है। दूसरा, आपने डेफिनेटली ऐसा पढ़ा होगा कि लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होती है वो सीधी ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसे घूमते घूमते ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है। तीसरा, लाइट कैन फॉर्म शैडोज, लाइट कैन फॉर्म शैडोज, शैडोज आपको पता ही क्या होता है, लाइट शैडोज बना सकती हैं। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इस आदमी की शैडो बन रही है यहां पे, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में अगर आपको और डिटेल में देखना है तो आप लोअर क्लासेस का वीडियो देख सकते हैं, उन सब में हमने इसको बहुत एक्सप्लेन किया है, आपने पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में, बट हो सकता है आपको उतना याद ना हो।